हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। अच्छा, तो आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो 12th क्लास का इवोल्यूशन चैप्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है हार्डी विंगर्स प्रिंसिपल। क्या नाम है मेरे बच्चों? हार्डी विंगर्स प्रिंसिपल नाम है। ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक एक्चुअल में हमको किस में हेल्प करेगा? ये जानने में कि किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। इस चीज को ही समझाने के लिए एक प्रिंसिपल बनाया गया, जिसका नाम क्या है? हार्डी विंगर्स प्रिंसिपल। क्या नाम है मेरे बच्चों? हार्डी विंगर्स प्रिंसिपल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो हार्डी विंगर्स प्रिंसिपल है उसमें टोटल 3 स्टेटमेंट है। कितने स्टेटमेंट है? 3 स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट एक ही चीज कहते हैं, पर अलग अलग तरीके से बोलते हैं। इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है इन अ गिवन पॉपुलेशन, क्या बोलता है? In a given population, the frequency of occurrence of a allele of a gene or a locus supposed to be remain fixed. क्या बोला मैंने? Frequency of a occurrence of a allele of a gene or a locus supposed to be remain fixed or remain same through generation to generation या through generation। चलो, अब अगर देखें आपके पास चीजें आई हैं, एक तो लोकस, दूसरी चीज आया एलील, फिर आया है जीन। ठीक है। अब जिस भी बच्चे ने जेनेटिक्स फर्स्ट और सेकंड अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है, उसे ये सारी बात तो पता होगी। फिर भी इस टॉपिक के बेसिक फॉर्म के रूप में मैं आपको इस सारे टर्म्स के बारे में फिर से बता देती हूँ। ठीक है। तो हमने बोला ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बच्चों क्या है ये? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर मैं बोलती हूँ यहाँ पर एक जीन है। ठीक है। इतना सेगमेंट, मतलब ये जो सेगमेंट है मैं इसको लिख सकती हूँ क्या? सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या बोला मैंने? सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये सेगमेंट ऑफ डीएनए ही क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीन। और इस सेगमेंट ऑफ डीएनए के पास मेरे बच्चों है इंफॉर्मेशन। क्या है? इंफॉर्मेशन क्या करवाने के लिए? सिंथेसिस करवाने के लिए। किसकी? पॉलीपेप्टाइड चेन की। किसकी मेरे बच्चों? पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस करवाने के लिए। कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस कराने के लिए डीएनए का ये पार्ट ऑफ सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। और उस सेगमेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं? जीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जीन बोल रहे हैं। तो अब मैं कहती हूँ कि ये जो जीन है, इस जीन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें? अल्टरनेटिव फॉर्म में। किस रूप में? अल्टरनेटिव फॉर्म के रूप में। और वो अल्टरनेटिव फॉर्म कहलाती है एलील। क्या कहलाती है? एलील कहलाती है। और एलील हमेशा होते हैं पेयर, मतलब पेयर के रूप में रहते हैं। किस रूप में? पेयर के रूप में रहते हैं। चलिए, और कैसे समझ सकते हैं इसको हम? तो मैं बोलती हूँ ये हमारे पास है कौन? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है मेरे बच्चों। क्या है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पर सेम प्लेस पर, क्या बोला मैंने? इस क्रोमोसोम पर सेम प्लेस पर एक जीन मिल रहा है। ठीक है। तो ये मैंने बोला जीन है। ठीक है, जीन है। अब मैंने बोला इस प्लेस पर होमोलोगस क्रोमोसोम में एक जगह कैपिटल ए है और एक जगह स्मॉल ए है। ठीक है। कौन है? कैपिटल ए और स्मॉल ए। ठीक है। तो जीन जहां मिल रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? लोकस। और जो कैपिटल ए और स्मॉल ए है वो जीन के एलिलिक फॉर्म है। कौन से फॉर्म है? एलिलिक फॉर्म है। कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। ये सभी क्या है? जीन है, जो किस रूप में रिप्रेजेंट हो रहे हैं? एलिलिक फॉर्म के रूप में प्रेजेंट हो रहे हैं। और जहां पर प्रेजेंट हैं उसको हमने बोला है लोकस। क्या बोला है? लोकस। बस इनकी ही फ्रीक्वेंसी देखना है। क्या देखना है? फ्रीक्वेंसी देखना है। किसके अंदर? पॉपुलेशन के अंदर। किसके अंदर? पॉपुलेशन के अंदर। तो देख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अ एलील ऑफ अ जीन और अ लोकस सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड और सेम रिमेन सेम थ्रू जनरेशन। तो ये देखिए, एक मैंने पॉपुलेशन बनाई है जिसमें जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 मार्क कर रखा है। तो जनरेशन फर्स्ट को व्हाइट कलर से डिफाइन कर रहे हैं,
तो मैंने बोला इस जनरेशन फर्स्ट में अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी 1 मिल रही है तो इनसे आने वाली अगली जनरेशन में भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी 1 ही मिलना चाहिए और इसकी आने वाली जनरेशन में भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी 1 मिलना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है ना कौन, हार्डी विंगर्स प्रिंसिपल की जनरेशन टू जनरेशन एलिलिक फ्रीक्वेंसी या जीन की फ्रीक्वेंसी या लोकस की फ्रीक्वेंसी रिमेन्स फिक्स्ड या सेम। कैसी होनी चाहिए? सेम है, 1 1 1 आ रही, बस उनमें क्या है 1 1 1 मतलब सेम आ रही है। चलिए ये पहला स्टेटमेंट था। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है कहता है कौन, तो हार्डी विंगर्स प्रिंसिपल सेज दैट द एलील फ्रीक्वेंसी इन अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन स्टेबल एंड कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन। बच्चों स्टार लगा लो। कैसी होनी चाहिए पॉपुलेशन? रैंडम मीटिंग, और रैंडम मीटिंग है तो ही उसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? जनरेशन टू जनरेशन स्टेबल और कांस्टेंट रहने वाली। कैसी रहने वाली है? स्टेबल और कांस्टेंट। चलो फिर से एग्जांपल देते हैं। हमने बोला यहाँ 22% की एक पॉपुलेशन है। कितने बच्चों की? 22% की एक पॉपुलेशन है। सब बड़े हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? बड़े हो गए। तो चलो अब मैं बोलती हूँ मुझे पर्सन ए की मैरिज करवानी है। क्या करवानी है? पर्सन ए की मैरिज। तो मैं पर्सन ए को ऑप्शन दूंगी कि भाई अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर लो? नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, पर्सन ए की आंखों पे पट्टी बांध दे, या मैं ही बोलूं पर्सन ए का एक हाथ में हाथ पकड़ लूं और आंखों पे पट्टी बांध लूं और 22 पॉपुलेशन में से किसी के भी पास जाके खड़े होऊं और जिसका हाथ में पकड़ लेती हूँ उसकी उससे शादी करा देंगे। अब वो की पसंद का हो या ना हो, इट डजेंट मैटर। आ रही समझ में? क्यों? क्योंकि हमें करवानी है क्या बच्चों? रैंडम मैटिंग। क्या करवानी है? रैंडम मैटिंग। मतलब यहाँ चॉइस नहीं है। कुल मिला के दूसरा एग्जाम्पल देखें जो सिंपल है। मैंने बोला मेरे पास 20 स्टूडेंट बैठे हैं इस क्लास में और मैं 20 स्टूडेंट से क्वेश्चन करूं तो मैं किसी से भी क्वेश्चन कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पहले हमेशा फर्स्ट वाले से करूंगी, फिर सेकंड वाले से, फिर थर्ड वाले से, फिर फोर्थ वाले से। नहीं, मैं रैंडमली 20 स्टूडेंट में से किसी को भी खड़ा करके क्वेश्चन पूछ सकती हूँ और आंसर बदलेगा नहीं। भाई बच्चों आंसर बदलेगा नहीं, चाहे स्टूडेंट कोई भी हो, आंसर सेम होगा। तो यही बोल रहे, चाहे आप शादी किसी से भी करो या मैटिंग किसी से भी करा दो, पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी स्टेबल और कांस्टेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्टेबल और कांस्टेंट। ये एग्जांपल समझ में आ गया? क्यों? तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है ना, तुम्हारी लाइफ से, हरियाली है ना, मैटिंग। चले तो आगे इस प्रिंसिपल का जो थर्ड पॉइंट है या थर्ड स्टेटमेंट है वो कहता क्या है? कहता है कि जो पॉपुलेशन है, क्या बोलता है? पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में जीन पूल कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या बोला? कोई भी पॉपुलेशन हो, ठीक है, पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, उसमें जीन पूल कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तभी हम बोल सकते हैं कि जब जीन पूल कांस्टेंट है तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। किस में है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, मतलब हार्डी विंगर्स इक्विलिब्रियम में है क्या? तो बोल सकते हैं सम टोटल ऑफ ऑल एलील फ्रीक्वेंसीज 1, मतलब कांस्टेंट। चलो तो तुम्हारे पास एक नया शब्द आया है, कौन सा? जीन पूल। कौन सा है? स्विमिंग पूल नहीं रे बच्चों, जीन पूल है। क्या है? जीन पूल। चलो तो आप यहाँ देख लो क्या लिखा हुआ है, सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ। चलो देख लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ इस पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर हैं उन सभी मेंबर के हम सारे जीन की बात कर रहे हैं, टोटल जीन की बात कर रहे हैं, या तो टोटल जीन के एलील की बात कर रहे हैं। मतलब 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोगों के सारे जीन मिला के, या 100 के 100 लोगों के सारे जीन के एलील मिलाकर क्या बना देंगे? जीन पूल। क्या बना देंगे? जीन पूल। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। तभी हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो बोला सम टोटल ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसी 1। क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट, रिमेन फिक्स, जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है। अब अगर ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट ना हो, जनरेशन टू जनरेशन वेरी कर जाए, मतलब क्या बोलते हैं?
फ्रीक्वेंसी मेजर डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब इस वैल्यू से क्या मिल रही है, अलग मिल रही है। तो ये डिफरेंस इंडिकेट करेगा कि इवोल्यूशनरी चेंज हुआ है बच्चों, धीरे धीरे विकास हो गया है। क्या हो गया है, इवोल्यूशन हो गया है। फिर से देख लो, डिस्टर्बेंस आ रहा है, अच्छा किस में आ रहा है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम में, मतलब हार्डी विंगर्स इक्विलिब्रियम में क्यों आया है, चेंज हुआ है किसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील में, किसके अंदर, इन अ पॉपुलेशन, जो इंटरप्रिटेट कर रहा है किस रूप में, या दिख रहा है किस रूप में, रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन के रूप में, किस रूप में, रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन के रूप में। ये 3 स्टेटमेंट है। चलो, तो जो पहला स्टेटमेंट है या जो पहली बात की गई है उसको समझ लेते हैं। पॉपुलेशन में जो एलील या जीन की फ्रीक्वेंसी आ रही है वो फिक्स्ड होना चाहिए, सेम होनी चाहिए जनरेशन टू जनरेशन। चलो, इसी बात को समझने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने बोला कि एक एरिया है जहां पर काऊ की पॉपुलेशन कितनी मिल रही है, 100। कितनी मिल रही है मेरे बच्चों, 100 मिल रही है। तो हमने बोला इस 100 काऊ में से 60 काऊ व्हाइट है और 40 काऊ ब्लैक है। कैसी है, 60 काऊ व्हाइट है और 40 काऊ कैसी है, ब्लैक है। तो 60:40, तो हमने रेशो निकाला 3:2, कांस्टेंट सॉल्व करोगे 3:2 आएगा। ठीक है, अब क्या करा, ये 100 काऊ की हमने बना ली इधर नेक्स्ट जनरेशन। क्या बना ली है, नेक्स्ट जनरेशन। तो मैं बोलती हूँ ये वैल्यू इस आने वाली जनरेशन में भी कांस्टेंट मिलनी चाहिए। तो मतलब 100 काऊ जब रिप्रोड्यूस करेगी तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, कितनी हो गई, 200। अब आपको बताना है क्या कि 200 काऊ में से कितनी काऊ व्हाइट है और कितनी काऊ ब्लैक है। तो बस कुछ नहीं बच्चों, हमें पता है हमको कांस्टेंट वैल्यू चाहिए 3:2। तो हम सिंपल मैथ्स, बेसिक मैथ्स लगाएंगे। 3x + 2x = 200 लगा दिया, फिर 5x = 200 कर दिया। x की वैल्यू पता करनी है, 200/5 कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितनी, 40। चलो, x की वैल्यू मिल गई बच्चों, कितनी मिल गई है, 40। चलो, अब हम बोलते हैं, देख लो, 3 × 40 + 2 × 40 + 200 कर दिया। यहाँ कितने आ रहे हैं, 120। यहाँ कितने आ रहे हैं, 80 = 200। आ गए क्या, आ गए। मतलब इस 200 पॉपुलेशन में व्हाइट काऊ 120 है, इस 200 पॉपुलेशन में ब्लैक काऊ 80 है। टोटल कितने हो गए, 200। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका रेशो भी 3:2 आ रहा है। तो देख लो, जनरेशन टू जनरेशन रेशो कांस्टेंट मिल रहा है। कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। यही तो बोला है पहले स्टेटमेंट में, क्या बोला है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रिमेन फिक्स्ड और सेम थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है बच्चों, तो अब अगर मैं इस वाली काऊ की एक और जनरेशन बना दूं यहाँ पर, तो उस आने वाली जनरेशन में मेंबर कितने भी बढ़े पर रेशो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। कितना, 3:2। कितना होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो आगे देखते हैं। तो अब बात आती है, इसको एक्सप्लेन करा उन्होंने इक्वेशन से, किसने, हार्डी विंगर्स ने। क्या वैल्यू को कैसे इवेल्युएट करोगे कि मेंबर में किसकी फ्रीक्वेंसी या उस पॉपुलेशन में डोमिनेंट एलील ज्यादा है या रिसेसिव। तो इस पूरी बात को समझने के लिए, क्योंकि जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर बताता है या तो कैरेक्टर डोमिनेंट के रूप में मिलेंगे या तो रिसेसिव के रूप में, तो उन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया और इक्वेशन बना दी P + Q = 1। क्या बना दी, P + Q = 1 बना दी। चलिए, तो हमने बोला कि P + Q = 1 हम किस पे अप्लाई करें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। तो स्मॉल p रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल A को और स्मॉल q रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल ए को। ठीक है, तो हमने बोला जो स्मॉल p रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल A को, वो बता रहा है डोमिनेंट एलील को। किसको बता रहा है बच्चों, याद कर लो, डोमिनेंट एलील को। और स्मॉल q = स्मॉल a रिप्रेजेंट करता है रिसेसिव एलील को। किसको बच्चों, रिसेसिव एलील को। तो मैं बोलूं p फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल q फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील को रिप्रेजेंट करेगा।
अब p प्लस क्यू इक्वल टू 1, इसको ही हम बायनॉमियल एक्सपांशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, जिसमें p स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल को भी बताते हैं, और q स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल को, 2pq रिप्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल को करेगा। देख लेते हैं, हमें लगेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन लगेंगे मेरे बच्चों? होमोलोगस क्रोमोसोम लगेंगे। तो बना लेते हैं, ये देखिए ये हमने बनाया है होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर है हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट। कौन है? होमोजाइगस डोमिनेंट है। और यहाँ पर हम बना लेते वापस से होमोलोगस क्रोमोसोम। किसके लिए बच्चों? होमोजाइगस रिसेसिव के लिए। किसके लिए? होमोजाइगस रिसेसिव के लिए। दिल पे लोड लेके हाईवे पे मत जाओ, अभी हम देखने वाले हैं कि ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होमोजाइगस क्रोमोसोम बनाया है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को। चलो तो हम बोल रहे हैं जिस क्रोमोसोम पर क्या बोला? होमोजाइगस होमोलोगस क्रोमोसोम पे दोनों एलील कैपिटल ए मिले, वो रिप्रेजेंट करेगा होमोजाइगस डोमिनेंट को। ठीक है, मतलब कैपिटल ए इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। जिस होमोलोगस क्रोमोसोम पर स्मॉल ए मतलब ये जीन की लोकेशन स्मॉल ए, यहाँ पर जीन की लोकेशन कैपिटल ए आ रही है, तो स्मॉल ए इक्वल टू क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। और जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए रिप्रेजेंट करेगा 2pq को। किसको करेगा? 2pq को रिप्रेजेंट करेगा। पर मेरे बच्चों, जब अकेला एक की बात करो तो ये हो जाएगा क्या? डोमिनेंट एलील। क्या हो जाएगा? डोमिनेंट एलील। जब पूरे की बात करोगे तो डोमिनेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमिनेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। मतलब पी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। किससे? पी स्क्वायर से। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया हमको। अब बात करते हैं कि एक सिटी है, सिटी फेवरेट सिटी, वहां पर हमारे पास 100 पीपल्स मिल रहे। कितने? 100 लोगों की पॉपुलेशन है, जिसमें 60% कैसे हैं? टॉल, और 40% डार्क है। कैसे हैं? डार्क। तो अब मेंडल दादा को याद कर लेते हैं। मेंडल दादा ने जो टॉल कैरेक्टर था उसको बोला था उन्होंने डोमिनेंट। ठीक है बच्चों, फिर उन्होंने बोला था जो डार्क कैरेक्टर है वो है रिसेसिव। कैसा है? रिसेसिव है। तो ठीक है, तो पी क्या? स्मॉल पी इक्वल टू कैपिटल पी इक्वल टू टॉल, मतलब डोमिनेंट की बात कर ली जा रही है। स्मॉल क्यू इक्वल टू स्मॉल टी इक्वल टू डार्क, मतलब रिसेसिव की बात की जा रही है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉल इंडिविजुअल, मैं क्या बोलूं, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉल इंडिविजुअल लगे और फ्रीक्वेंसी ऑफ डार्क इंडिविजुअल कितना होना चाहिए? कांस्टेंट। तो कैसे निकालेंगे? हमें पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। क्या पता होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी किसकी? डोमिनेंट इंडिविजुअल की भी और रिसेसिव इंडिविजुअल की भी पता होना चाहिए। चलो, तो हमने बोला कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं फॉर्मूला। क्या है? डोमिनेंट कितने थे हमारे पास? 60, और टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन मेंबर कितने हैं? 100। कितने मेरे बच्चों? 100। तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 0.6। कितनी निकल के आएगी? 0.6 निकल के आएगी। फिर हमने देखा रिसेसिव इंडिविजुअल कितने थे? 40। तो 40/100 कितना है? 40/100 वैल्यू निकल के आएगी 0.4। क्या निकल के आएगी? 0.4 निकल के आएगी। चलिए, तो आपके पास एक इक्वेशन तो क्लियर हो गई है। देखिए, P आपके पास आ रहा है 0.6, Q आपके पास आ रहा है 0.4, और फॉर्मूला कहता है P प्लस Q इक्वल टू 1। तो 0.6 प्लस 0.4 इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 और 1, मतलब इस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन नहीं हुआ है। इवोल्यूशन नहीं हुआ है। समझ में आ रही है बात? अब हम देखते हैं दूसरे फॉर्मूले से कि बात सही है कि नहीं, चेक कर लो। तो आपके पास था Q नहीं, P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। आपके पास वैल्यू है
है बच्चों वैल्यू? तो देख लेते हैं पुट करके। तो P की वैल्यू है कितनी? 0.6 की पावर 2 प्लस लिखेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, कितने से? 0.6, फिर मल्टीप्लाई 0.4, फिर प्लस 0.4 की पावर 2 1। यही है फॉर्मूला, है पक्का? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.36 प्लस 0.48 प्लस 0.16 इक्वल टू 1 और टोटल वैल्यू निकल के आएगी 1 इक्वल टू 1। कितनी निकल के आएगी? 1 इक्वल टू 1। मतलब जो सिटी की पॉपुलेशन है ना, टॉल और डाफ वाली, वहां पर कोई भी इवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं मिले हैं, मतलब कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है। समझ में आया? ये हार्डी-विंगर्स प्रिंसिपल कहता है। कौन कहता है? हार्डी-विंगर्स प्रिंसिपल कहता है। चलिए, तो जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी हम ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर हार्डी-विंगर्स प्रिंसिपल्स को अफेक्ट करते हैं और इसके हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से मेरे बच्चों न्यूमेरिकल बेस्ड डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल। आई होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।